चलिए, सो दिस इज लेक्चर नंबर 7। आज जो बेटा हम लोग कवर करने वाले हैं वो क्या क्या टॉपिक्स है। देखो, सेल आप सुनते आ रहे हैं ना कि हमारे पास सर्किट में सेल लगा है। केमिस्ट्री में पढ़ा था सेल। क्या बोल रहे हो? हम केमिस्ट्री में पढ़ा था। हाँ, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आई थिंक आपका पहला यूनिट है, ठीक है। तो उसके अंदर आई थिंक आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वगैरह डिस्कस किए होंगे, जिसमें एक एग्जांपल है गैल्वेनिक सेल का। किया है ये भी? यस मैम, जिंक और कॉपर की। थोड़ा सा हम लोग चीजों को डिस्कस करेंगे। सेल हमारे पास फिजिक्स में हम लोग उसको कैसे यूज करते हैं, क्या क्या चीजें सेल के बारे में आपको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ आप लोगों ने सुना होगा, अगर आप लोगों ने स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ा है, इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस तो देखो सुना है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? टर्मिनल वोल्टेज किसको बोलते हैं? वोल्टेज हमने सुनी है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी वो हम देखेंगे। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, लॉ क्या है उसका इंट्रोडक्शन हम करेंगे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एंड हाउ टू अप्लाई इट वो हम कल डिस्कस करेंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो ये आज का मोटिव है। ये टर्म समझना जरूरी है क्योंकि आगे आपके कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स वगैरह में ये टर्म्स काफी इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो सेल क्या है, डेफिनेशन पढ़िए जरा। Cell is a device which provides electrical energy to all the components of electrical circuit. सर्किट से दिमाग में क्या चमकता है कि भाई कुछ रेजिस्टर वगैरह लगा होगा, ठीक है, कोई बैटरी या सेल। अच्छा, सेल जिसमें बैटरी लगी होगी या सेल और बैटरी में क्या फर्क होता है? मैम? बैटरी जो मैम, है बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है और सेल एक इंडिविजुअल यूनिट को हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको पता है कि एक टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल जिसको हम बोलते हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल हुआ है, और यहाँ आपके पास एक कंपोनेंट लगा हुआ है रेजिस्टर। इसके अलावा बैटरी बताना एक बार, आपने क्या कहा था? बैटरी इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बेटा, जिसमें एक से ज्यादा सेल्स है, 2 3 4 5 कितने भी सेल्स हो सके, ठीक है। वो कैसे लगे हैं, वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और सेल की सिर्फ बात करें तो हम एक यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये हो गया आपके पास क्या, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट है। अदर कंपोनेंट्स में क्या आ गया? कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया। तो सेल काम क्या कर रहा है? सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोवाइड करता है टू ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन क्या होता है कि सेल हमारा चार्ज देता है, ठीक है। सेल करंट दौड़ाता है, यानी चार्ज दे रहा है, सेल सप्लाई कर रहा है चार्ज। सेल चार्ज सप्लाई नहीं करता, ठीक है। सेल सिर्फ चार्ज को सर्किट के अंदर घुमाता है, ठीक है। वो एनर्जी देता है, जो चार्ज होता है उसको एनर्जी देगा। वो जो चार्ज एनर्जी लेके जाएगा वो डिफरेंट कंपोनेंट्स जो सर्किट के अंदर लगे होते हैं वहां पर वो एनर्जी को यूज करता है। उसकी कुछ एनर्जी कम होती है, वो चार्ज वापस से आपके पास सेल के पास आता है, सेल फिर उसको चार्ज करता है। तो ये सेल का काम क्या है? इस चार्ज को घुमाना। तो दो चीजें हैं। पहली बात, सेल डू नॉट प्रोड्यूस चार्ज, सेल डू नॉट प्रोड्यूस चार्ज, ठीक है। सेकंड, कर क्या रहा है सेल? सेल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है ताकि जो चार्ज है उसको फोर्स मिल सके टू मूव इन द सर्किट। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि सेल डू नॉट प्रोड्यूस चार्ज। देखो, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। जो काम है सेल का वो सिर्फ उसको घुमाने का है, उसको एनर्जी देने का है। वो जो चार्ज को एनर्जी देगा, अब हमारे सर्किट में चार्ज कौन सा मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देगा, वो घूमेगा, वो डिफरेंट कंपोनेंट्स में वेस्ट करता है उस एनर्जी को, या यूज हो रही है आप ऐसे भी बोल सकते हो, और दोबारा से सेल के पास पहुंच जाता है, ठीक है। तो सेल्स डू नॉट प्रोड्यूस चार्ज। सेल मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस, सेल मेंटेन्स potential difference which forces a charge to move in the circuit, to move in the circuit. Clear है सभी बच्चों को? Which component provides charge? Here cell is, जो आपके पास जो चार्ज है बेटा, चार्ज आपके कनेक्टिंग वायर्स के अंदर होता है ना, होता है नहीं होता? जब आप उसमें सेल लगाते हैं, इसको मैं थोड़ा और आपको डिटेल में बताती हूँ कि हो क्या रहा है यहाँ पर, जो आपको केमिस्ट्री थोड़ा याद दिलाती हूँ। कि मान लीजिए कि आपके पास क्या हो गया, ऐसे कुछ कंटेनर है, डब्बा है, कुछ भी है, मार्केट से आप सेल लेके आते हैं ना। हाँ जी बेटा।
मैम मुझे ये समझ नहीं आता कि एक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बनता है। कैसे होता है ये? जब हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ी तब भी हम लोगों ने डिस्कस किया था ये चीज, जब स्टार्टिंग हमारा इस चैप्टर का करंट इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन हुआ था वहीं पर डिस्कस किया था। ठीक है, मान लीजिए देखो होता क्या है, मान लो ये रेजिस्टर है, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ, वैसे मैं करा चुकी हूँ। मान लो रेजिस्टर है, ठीक है, ये वायर ही तो है ना। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये कंपोनेंट लगा हुआ है, जिस ये रेजिस्टर की जगह कुछ भी हो सकता है। जैसे आपके पास फैन हो गया, जहां पर आपको करंट का रिक्वायरमेंट है, कोई लोड जहां पर रिक्वायरमेंट है करंट का फैन को चलाने के लिए, वो भी तो एक आपके पास क्या है, वेस्टेज होगा ना वोल्टेज का वहां पे। तो मान लो आपने कोई सेल कनेक्ट कर दिया ऐसे, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हम वायर की बात करें, ठीक है, तो वायर के अक्रॉस यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है या नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको फोर्स मिलता है और एक करंट दौड़ता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो करंट नहीं दौड़ेगा। तो ये चीज हम लोगों ने आई थिंक व्हीटस्टोन ब्रिज में भी डिस्कस किया था कि एक कंपोनेंट में करंट नहीं आता तो क्या मतलब है इस बात का कि दोनों तरफ उसके पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, मतलब दोनों तरफ पोटेंशियल अगर सेम है तो उस ब्रांच में करंट ही नहीं जाता है। ऐसे ही होता है ना, डेल्टा वी मैम रेशियो R1/R2 ऐसे वाला। तो अगर ये नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा तो रैंडम मोशन रहेगा और करंट नहीं दौड़ेगा। याद आया कुछ? मैम इसमें रेशियो भी होता है ना, R1/R2 इज इक्वल टू वो फिर R3/4 व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर नहीं जाओ अभी। वो आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज होता है कि जब वो कंडीशन होती है कि आपके पास दोनों तरफ पोटेंशियल सेम है, उस ब्रांच में करंट नहीं जा रहा, तो R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, वो अलग चीज है बेटा। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को मिक्स नहीं करें, अब भी हम जो पढ़ रहे हैं आप उसमें फोकस करें। सेल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और सेल के अंदर क्या हो रहा है ये देख लो। आपके पास ऐसे दो मेटल रोड्स होती है, एक ये रोड हो गई, एक ये रोड हो गई, एक को हम लोग बोल देते हैं एनोड। कुछ याद आया केमिस्ट्री का? यस मैम। एक को हम बोलते हैं कैथोड। अच्छा, किसमें डिप्ड होता है? मैम क्या? जिसमें डिप्ड होता है हेलो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइटिक आज न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है बेटा अपने माइक ऑफ रखिए। मैम, न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है क्या? नहीं, नया चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, 7th लेक्चर है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, और टाइम से क्या कह रहे हो? मैम ये सारे अपने रिस्पेक्टिव सॉल्यूशंस में वो डिसॉल्व। हाँ देखो, अभी अगर आप अननेसेसरी क्वेश्चंस पूछेंगे तो फिर मुझे म्यूट करना पड़ेगा। तो जो आपके इससे अलग कोई क्वेश्चन है वो आप पहले पूछिए या क्लास के बाद में पूछिए। ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। अगर जैसे ये क्वेश्चन है कि कौन सा चैप्टर चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, या तो आप चैट में पूछें, आपके फ्रेंड्स आपको बता देंगे, या फिर आप इस चीज को पहले पूछे, क्लास में जल्दी आए, या बाद में पूछे। ठीक है बेटा? हाँ, तो हम कहाँ थे? एनोड एंड कैथोड, और ये होता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन जो होता है उसकी खास बात क्या होती है? वो कंडक्ट करता है करंट को। यस मैम। कंडक्ट करंट, जैसे कुछ एग्जांपल्स आप लोग बता रहे हो, CuSO4 हो गया, ZnSO4 हो गया। ठीक है, एनोड के ऊपर होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है। अब आप लोगों के लिए सिर्फ ऑन रहेगा। हाँ, आयंस की वजह से कंडक्शन होता है बेटा। अब आराम से सुनो, ठीक है? सो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, कंडक्ट्स करंट। आयंस की वजह से आपके पास क्या होता है, करंट का कंडक्शन होता है। अब देखो क्या होता है, एक तरफ ऑक्सीडेशन होता है, एक तरफ क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जमा होते हैं। इस पे क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब इसी के साथ आप लोग क्या कनेक्ट करते हैं, वायर कनेक्ट करते हैं, या रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, या जो भी जिसके अक्रॉस भी आपको करंट चाहिए वहां आप सेल लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मान लो इसके अक्रॉस आपने कनेक्ट कर दिया, आपके पास क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। अब क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेगा, यानी कि करंट का डायरेक्शन ऐसे हो गया। ये इलेक्ट्रॉन आएगा इस कैथोड के पास। अब कैथोड पे आने के बाद क्या होगा, ये इसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं।
ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं जनरली सारी। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्यों जरूरी थी, ये देखिए, एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव पे कैसे जाएगा, सोचिए जरा कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव से क्यों निकलेगा और नेगेटिव की तरफ क्यों जाएगा, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं ना एक दूसरे को। तो ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, इनकी वजह से उसको वो एनर्जी मिलती है कि वो इस यहां से यहां तक कवर कर पाता है एंड देन वो एक्सटर्नल सर्किट के अंदर मूव करता है। तो दो तरह की फोर्सेस होती है, एक तो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जो एक्सटर्नल सर्किट के अंदर मूव करता है वो तो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ही हो रहा है, ठीक है। बाहर यहाँ पर वही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से नहीं हो रहा। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होता तो इलेक्ट्रॉन इसी प्लेट के ऊपर रहता, ठीक है, या कुछ भी इलेक्ट्रॉन है वो इधर ही आते। लेकिन कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कुछ बैटरी मैकेनिज्म होते हैं जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी मिलता है, उसको फोर्स मिलता है इस प्लेट से एनोड वाली प्लेट की तरफ जाने के लिए, और यहाँ ऑक्सीडेशन होने की वजह से क्या होता है, सर्किट के अंदर मतलब बाहर वाले सर्किट में मूव करता है। अगर ये चीज क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दो, ठीक है। हाँ जी, तो ये बैटरी मैकेनिज्म है, इसकी डिटेल में अब नहीं जाएंगे, ये चीज आप लोग केमिस्ट्री में ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल होते हैं जिनमें से एक एग्जांपल आपका गैल्वेनिक सेल है। तो यहीं पर आपका जो कॉन्सेप्ट है इंटरनल रेजिस्टेंस का भी आएगा, जब वो आएगा तब मैं आपको बताऊंगी। तो सेल क्या है हमारे पास, दोबारा मैं रिवाइज करा रही हूँ, वो एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, देता है टू ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब सेल के अंदर होता क्या है वो हमने देख लिया, एनोड होता है, कैथोड होता है, ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन्स आपके पास मूव करते हैं एनोड से कैथोड की तरफ, एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जा रहा है, लेकिन इंटरनली वो सॉल्यूशन के अंदर जो कैथोड से एनोड जा रहा है वो किस वजह से जा रहा है, कुछ केमिकल रिएक्शन, कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है, कुछ बैटरी मैकेनिज्म्स हैं, उनकी वजह से जा रहा है। क्लियर है सबको? तो ये आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं जहाँ केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। क्लियर है सभी को? ठीक है। अच्छा, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सेल प्रोड्यूस नहीं करता चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है सो दैट एक चार्ज मूव कर सके सर्किट के अंदर, उसको फोर्स मिल सके मूव होने के लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रिप्रेजेंटेशन क्या होता है इसका, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है देखो, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स या टर्मिनल ऑफ सेल व्हेन नो करंट फ्लोज। क्या कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स या टर्मिनल ऑफ अ सेल, जो हम लोग ये बोल रहे हैं ना ये पॉजिटिव टर्मिनल है या नेगेटिव टर्मिनल है, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये भी बोल सकते हैं, या सेल की अगर अंदर की बात करें तो आपकी इलेक्ट्रोड्स के बीच में एक आपके पास नेगेटिव थी, एक पॉजिटिव थी, एनोड एक कैथोड, इनके बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको हम किस नाम से बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे एप्सिलॉन वाला जो साइन है इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ क्या है कि जब सेल में से करंट नहीं जा रहा तब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है उस टर्मिनल के क्रॉस। अभी हमने सर्किट कंप्लीट नहीं किया, हम इसको क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट है, सीकेटी मतलब सर्किट, तो ओपन सर्किट है। क्लियर है ये चीज सबको? ठीक है। अभी देखो, एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ और हम एक ऑब्जर्वेशन करेंगे और एक कैलकुलेशन करेंगे जो हमको पता है ऑलरेडी, V इज इक्वल टू RI वाला। तो मान लो कि एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और एक आपके पास क्या है, ऐसे मैंने इसके अक्रॉस एक सेल लगा दिया, जो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अक्रॉस, 12 वोल्ट, ठीक है। और ये मान लीजिए जो रेजिस्टेंस है 4 ओम है। तो अगर आप V इज इक्वल टू RI से सॉल्व करें तो मुझे बताओ इस सर्किट के अंदर कितना करंट दौड़ रहा है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को आप V से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कई जगह पर, बट ये डिफरेंट होता है। वो डिफरेंस क्या है वो आज आपको समझ में आ जाएगा। बहुत बच्चे EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में कंफ्यूज रहते हैं। ये भी एक पोटेंशियल डिफरेंस ही है, बट कब है, जब कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो आपके पास ये 12 वोल्ट है, 4 है, तो I कितना हो जाएगा, 12/4, यानी कितना हो गया, 3 एम्पियर। अच्छा, मुझे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस बता सकते हो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? अगर आपको करंट पता है, इसमें से करंट कितना दौड़ रहा है, 3 एम्पियर, राइट। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बताओ? 12 ही आ रहा है ना, जितना बैटरी वाला है वही तो है।
हम बोलते हैं कि वायर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, जो बैटरी के अक्रॉस है वही आपको रेजिस्टर के अक्रॉस मिल जाएगा। तो आपके पास रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम डेल्टा वी बोल देते हैं, 12 वोल्ट आ रहा है। ये तो नहीं हमारी कैलकुलेशन, हमारी एक्सपेक्टेशन कि ऐसा होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? देखो हम लोगों ने क्या करा भाई, हमारी कैलकुलेशन सही है यानी हमने वो चेक करने के लिए क्या किया, हमने एक वोल्ट मीटर अटैच कर दिया इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। याद रखिए वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए है, पैरेलल में कनेक्ट होता है, ठीक है। और एक हमने एम मीटर कनेक्ट कर दिया ऐसे वायर के अक्रॉस, ताकि हम मेजर कर सके इसमें से कितना करंट जा रहा है, ठीक है। ये वही सेल है, सेम टू सेम, ओके। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा 4 ओम और ये है 12 वोल्ट। तो पाया ये गया, ऑब्जर्वेशन क्या हुई कि जो एमीटर में करंट है वो कुछ 2 एम्पियर आया, ठीक है। और 4 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल मेजर हुआ वो आपके पास क्या, ये तो करंट हो गया। पोटेंशियल जो मेजर हुआ 4 ओम के अक्रॉस वो कुछ 8 वोल्ट आया, यानी कि जो 12 वोल्ट आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है। ये बात सबको समझ में आई? कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आना चाहिए था भाई, जो 12 वोल्ट है वही तो उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगा हुआ है ना, लेकिन वो नहीं आया। तो यहां से एक नया कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, एक तो 12 वोल्ट है जो सेल का हो गया, एक 4 ओम के अक्रॉस जो ये दिखा रहा है 8 वोल्ट, इसके अलावा कहाँ वोल्टेज आ रही है, कहीं नहीं आ रही। तो डिफरेंस कहाँ जा रहा है, कहाँ ये वेस्टेज हो रहा है। यहाँ तो मैंने कैलकुलेट कर लिया वोल्ट मीटर से, यहाँ जो है 8 वोल्ट आ गए, ये तो ठीक है, बाकी 4 कहाँ गए। तो वहां पे जो यूज होता है वो है इंटरनल रेजिस्टेंस। नहीं, वायर में नहीं होता। वायर का आइडियली रेजिस्टेंस जो है वो 0 है, नेग्लेजिबल है और बहुत ही मिनिमम है, तो उसको हम कंसिडर भी नहीं करते। उसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है। हालांकि अगर बहुत ही ज्यादा करेक्ट कैलकुलेशंस करेंगे तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन 4 वोल्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहाँ जा रहा है, ये देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द पाथ ऑफ करंट ड्यू टू द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल। सेल के अंदर वाला कॉन्सेप्ट किस लिए बताएगा आपको, देखिए सेल के अंदर क्या हो रहा था, ये देखिए ये आपके पास एक है एनोड, एक आपके पास क्या है बेटा, कैथोड। तो अंदर हम लोग क्या बोल रहे थे कि भाई ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है, वो उसको हेल्प करती हैं जाने के लिए, यही हो रहा था। लेकिन आपको पता है इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में आयंस है या नहीं है, कहीं पॉजिटिव है कहीं नेगेटिव है, आयंस है या नहीं। तो इस इलेक्ट्रॉन की मोशन को कुछ रुकावटें महसूस होंगी, रेजिस्टेंस होगा। ये जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर कर रहा है ये मटेरियल जो है इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल, अभी अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को जो ऑब्स्ट्रक्शन दे रहे हैं उसकी वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया। सेल के अंदर की बात चल रही है, ठीक है। तो सेल ही खा गया, सेल ने ही 12 वोल्ट। आप देखिए मार्केट से जब लेके आते हैं, मान लो कि आप मार्केट से कोई सेल लेके आए और उसके ऊपर लिखा हुआ है कितना, 12 वोल्ट ही लिखा है, उसके ऊपर लिखा है भाई ये 12 वोल्ट देगा, पर वो तब देगा जब वो ओपन सर्किट है, तब उसके अक्रॉस 12 वोल्ट है। जैसे ही आप उसको क्लोज करेंगे, किसी भी चीज में लगाएंगे, एक सर्किट कंप्लीट कर दोगे तो 12 नहीं मिलता, कुछ ना कुछ कम मिल रहा है, ठीक है। तो वो जो कम मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये जो उस सेल के अंदर सोल्यूशन है उसके अंदर वेस्टेज हो रहा है वोल्टेज का, और इंटरनल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन को मूव करने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर वेस्टेज होता है, यहाँ पर आपका 4 वोल्ट जो है वेस्ट हो गया। अभी क्लियर हुआ कि क्यों वेस्ट हो रहा है, क्यों कम आ रहा है। दोबारा सुन लीजिए, हमारी कैलकुलेशंस के हिसाब से अभी तक जो हम सॉल्व कर रहे हैं वहां हम लोगों ने इंटरनल रेजिस्टेंस डिस्कस ही नहीं किया। हम वहां केसेस ले रहे थे इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है हमारे पास, ठीक है, आइडियल केस लेके चल रहे हैं। लेकिन सेल के अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इंटरनली इन दिस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, क्योंकि सोल्यूशन आपके पास आयन से बना हुआ है, यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, रिपल्शन हो रहा है, वो कोलाइड करते हुए चल रहा है, ठीक है। ऐसे नहीं है वो स्मूथली चला गया, उसको कोलिजन फेस करने को मिल रहे हैं, तो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया ना, ठीक है। तो एक इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। तो जो इसके अक्रॉस वोल्टेज आपको 12 वोल्ट मिलनी चाहिए थी जब ओपन सर्किट था, तब तो ठीक है, तब तो इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर रहा। इलेक्ट्रॉन कब मूव किया, जब सर्किट कंप्लीट हुआ, यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आया, फिर वो इलेक्ट्रॉन आगे गया, इलेक्ट्रॉन तो तब मूव किया ना। तो 12 वोल्ट आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन आपके पास नहीं आ रहा। जब आप सर्किट को बंद कर देते हैं, मतलब क्लोज सर्किट कर देंगे, उस केस में नहीं आ रहा, तब आपके पास क्या आता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको दिखाया कैसे जाता है, ये देखिए
ये मान लो आपके सेल है और ऐसे साथ में इसके छोटा सा ऐसे लगाते हैं, ये ऐसे, ये सेल है, ये आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस है। क्लियर है ये चीज सबको अभी? या इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी के अंदर की बात कर रहे हैं। जो आप लोग कैपिटल आर की बात करते हैं वो सर्किट के आउटसाइड है, वायर्स जो आपके पास, या जो हम लोग ऐसे दिखाते हैं ना इस तरीके से, जो रेजिस्टेंस ऑफर करा जा रहा है उसके फ्लो को। आई बात समझ में? क्लियर है सबको? हाँ जी। तो अब देखिए जो हमारा सर्किट था, अब आ गया ना समझ में कि कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन में फर्क क्यों आ रहा है, क्योंकि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ वोल्टेज को खा रहा है, वेस्ट कर रहा है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक और कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, क्या कि ठीक है भाई कुछ ना कुछ वेस्ट हो गया, ये आपके पास इसके अक्रॉस ईएमएफ था और यहाँ आपने एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दिया। ये बात समझ में आ गई हमको? ठीक है, ये ऐसे कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया और ये आपके पास क्या हो गया, बैटरी का सॉरी सर्किट का जो बाहर वाला रेजिस्टेंस है, इसको हम लोग आर एक्सटर्नल के नाम से बोल देते हैं। ठीक है, ये स्मॉल आर हो गया। अभी देख लीजिए, मान लीजिए 2 ओम है, ठीक है, ये हम लोगों ने कितना लिया था, 4 ओम, और ये कितना लिया हम लोगों ने 12। तो मुझे आर इक्विवेलेंट बताओ सर्किट का कितना है। अभी सीरीज में कनेक्टेड है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब है सेल के अंदर सॉल्यूशंस की वजह से जो रेजिस्टेंस आ रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं ना पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। 6, यस, आर इक्विवेलेंट आपके पास क्या आ रहा है, 4 + 2 यानी कि 6 आ रहा है। ठीक है, अब मुझे करंट बता दो सर्किट में कितना दौड़ रहा है। आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये आपके पास 12 वोल्ट है, सर्किट में करंट कितना दौड़ रहा है, आई 12/V इक्वल टू क्या होता है, RI। तो आई क्या हो गया, V/R। तो 12/6 यानी कि करंट आपके पास कितना हो गया, 2 एम्पियर। यानी जो आपका 3 एम्पियर हम लोग कैलकुलेशन से निकाल रहे थे, इंटरनल रेजिस्टेंस आने की वजह से कुछ डिक्रीज हो गया या नहीं हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब 2 एम्पियर आ रहा है, 2 एम्पियर आ रहा है, तो मुझे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कितना आएगा, बताइए। 4 × 2 8 वोल्ट आ गया ना आंसर। मैच हो गया नहीं हो गया, यहाँ पर 8 वोल्ट। अच्छा, इसके अक्रॉस बताओ कितना ड्रॉप हो गया। यहाँ पर जो करंट है वही तो आपके पास स्मॉल आर में जा रहा है, याद रखिए ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो सीरीज में ही कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ आ गया 4 वोल्ट। अब कैलकुलेशन समझ में आई कि हमारा 4 वोल्ट कहाँ वेस्ट कर रहा था और यहाँ पर 8 कैसे आया है। अगर नहीं दे रखा इंटरनल रेजिस्टेंस तो हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, अगर दे रखा है तो आप आर इक्विवेलेंट निकालोगे, फिर करंट देखोगे सर्किट में कैसे आ रहा है, कितना आ रहा है, और फिर अलग अलग आप लोग क्या देखेंगे कि कितना कितना कंपोनेंट्स के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है। अभी देखो ये जो पॉइंट था यहाँ 12 आना चाहिए था, ये एक्चुअली इंटरनल रेजिस्टेंस बाहर दिखा रखा है, बट ये यहाँ इसके अंदर की कहानी है ना, सोल्यूशन के अंदर की कहानी है। ये पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में आना चाहिए था 12, लेकिन वो 12 ना आके कुछ और आ रहा है। यानी कि यहाँ इसके अक्रॉस, इन पॉइंट्स के अक्रॉस, यानी टर्मिनल्स के अक्रॉस की अगर आप बात करें, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर ही है कहीं, तो 12 ना होके कुछ कम हो गया। उस वोल्टेज को क्या बोलते हैं हम लोग, टर्मिनल वोल्टेज। कंफ्यूज नहीं होना है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। जब आपके पास सिर्फ इस सेल की बात कर रहे थे, सर्किट में करंट नहीं दौड़ रहा था, हम बोल रहे हैं कि इसके जो इलेक्ट्रोड्स हैं, या ये आपको एक बड़ा डंडा और एक छोटा डंडा दिखा रखा है, ये एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल है, तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ बोलते हैं हम लोग उसको। ठीक है, और जब आप सर्किट कंप्लीट करते हैं, करंट उसमें दौड़ता है, ठीक है, तो उस केस में कुछ ड्रॉप पाया गया, वो हमने देखा क्यों आया, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से आया। तो हम लोगों ने आर इक्विवेलेंट निकाला, टोटल करंट निकाला, क्या आ गया। अब मैंने ये देखा कि ये जो टर्मिनल है, ये बड़ा डंडा छोटा डंडा, इसके अक्रॉस जो 12 आना चाहिए था 12 नहीं आ रहा है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस अंदर ही है इसके। इसको मैं स्मॉल आर अंदर दिखा देती हूँ ऐसे, तो ये 12 नहीं आ रहा, कुछ और आ रहा है। यानी इन पॉइंट्स के अक्रॉस या टर्मिनल के अक्रॉस या इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इन्हीं पॉइंट्स के अक्रॉस ही है ना। मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, कहने का मतलब क्या, देखो मान लो अगर 12 वोल्ट है, तो ये वाला अगर आपके पास 12 पे मान लो ये 0 पे, तो ये 12 हो गया, 0 हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में कितना हो गया, 12 हो गया। लेकिन अब इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा, कुछ ड्रॉप हो गया, तो यहाँ पर आपके पास 12 नहीं रह रहा। तो ये जो नया पोटेंशियल डिफरेंस सेल के टर्मिनल के अक्रॉस बन रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। या फिर आप इसको दूसरे सेंस में ऐसे भी बोल सकते हैं, भाई ये जो आर एक्सटर्नल है इसके अक्रॉस निकाल लो कितना आपके पास पोटेंशियल बन रहा है, वही तो टर्मिनल वोल्टेज होगा ना, जो आप लोगों ने निकाला है अभी कितना, 8।
जो आप लोगों ने 8 निकाला यही तो टर्मिनल वोल्टेज होगा या नहीं होगा, बताओ जरा, समझ में आया नहीं है ये बात? चलो समझ में आ गई है, ठीक है। तो अब टर्मिनल वोल्टेज का डेफिनेशन भी देख लो, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ सेल व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। जब उसमें से आप सेल में से करंट निकाल रहे हैं तब जो उन टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। ये बात सबको समझ में आ गई? चलो हम इसका एक चीज देखते हैं। ये आप लोगों ने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया था, ये आप लोगों ने एक सेल लगा लिया, ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा लिया। हमने कहा कि 2 ओम का है, तो करंट इसमें जो दौड़ रहा है वो 2 एम्पियर का है, और जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास कितना था, 4 ओम, और ये 12 ओम है, ठीक है। इसके अक्रॉस कितना आया, 4 वोल्ट, और इसके अक्रॉस कितना आया, 8 वोल्ट। तो हम ये लिख सकते हैं ना कि 8 वोल्ट इज इक्वल टू 12 वोल्ट माइनस में 4 वोल्ट। इसमें कोई दिक्कत किसी को? लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो टर्मिनल वोल्टेज को हम V से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगी, V। 12 क्या था आपके पास, EMF, माइनस 4 वोल्ट क्या है, देखो इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम, करंट उसके अंदर कितना फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि ये जो 4 वोल्ट है, जो पोटेंशियल ड्रॉप है, वो I इंटू R है। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, I इंटू में R। क्या बेटा, 8 और 4 वोल्ट समझ में नहीं, 8 और 4 नहीं समझ में। देखो इस सर्किट में करंट जो आया वो 2 आया, आपने R इक्विवेलेंट निकाला, फिर आप लोगों ने करंट निकाला, कितना आ रहा है, 2 एम्पियर आ रहा है। तो आपको हर एक कंपोनेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता लग जाएगा ना, उसका आपको रेजिस्टेंस पता है और उससे पास होने वाला करंट पता है, तो V इज इक्वल टू RI लगा दो। तो 8 इंटू में 2 कर 4 इंटू 2 कर दो, 8 आ जाएगा। रेजिस्टेंस कितना था, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r 2 ओम, तो 2 मल्टीप्लाई बाय ये आप करंट से करेंगे 2, तो आपके पास 4 वोल्ट आ जाएगा। अभी क्लियर है सबको? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए, तो ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया यहाँ पे। अब इस फॉर्मूले की 2 फॉर्म्स है जो आपके पास क्या होंगी, न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट यूज होती है। आपको जरूरत नहीं है वैसे इनकी, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। आप R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, सर्किट में करंट देख सकते हो, अलग अलग कंपोनेंट पे पोटेंशियल ड्रॉप देख सकते हो। टर्मिनल वोल्टेज निकालनी है तो वो भी आप निकाल सकते हो। 12 में से आप इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना ड्रॉप है वो माइनस कर दो, वो निकल जाएगा। या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड है इस पॉइंट पे, इनके अक्रॉस पोटेंशियल देख लो, वो टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा। लेकिन आपको क्विक अगर सॉल्यूशंस चाहिए तो चीजें आप याद भी रख सकते हैं, जैसे V इज इक्वल टू E माइनस में IR। तो V आपके पास क्या है बेटा, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज। E क्या है आपके पास, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और ये क्या है आपके पास, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो R क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। करंट क्या आई, जो पूरे सर्किट में दौड़ रहा है। तो यहां से देखो इसका दूसरा फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ, V इज इक्वल टू E माइनस में IR। तो हम ये क्या कह रहे थे कि भाई चलो ठीक है, या तो आप ऐसे कर सकते हो 12 में से 4 माइनस कर दो, वो टर्मिनल वोल्टेज हो गया। EMF में से आप ये IR माइनस कर दो, या आप ऐसे बोल सकते हो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है या पोटेंशियल जो टर्मिनल वोल्टेज है वो 4 ओम के अक्रॉस है, यानी आप इसको अगर R एक्सटर्नल लिख दे, करंट इसमें से वही I ही दौड़ रहा है ना, दोनों सीरीज में है, तो मैं ये टर्मिनल वोल्टेज को ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, V इज इक्वल टू I इंटू में R एक्सटर्नल। इसमें किसी को कोई समस्या, बताओ? 12 वोल्ट तो बेटा लिया है ना हम लोगों ने, खरीदा है हम लोगों ने मार्केट से, और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये जो सेल है ये 12 वोल्ट देगा। पर वो 12 वोल्ट कब देता है, जब वो ओपन सर्किट होता है, जब तक कि वो आप कनेक्ट नहीं करते हो किसी चीज से और सर्किट कंप्लीट नहीं करते, ठीक है। तो V इज इक्वल टू I इंटू में R एक्सटर्नल, तो यहां रख लेते हैं I इंटू में R एक्सटर्नल, दिस इज इक्वल टू E माइनस में IR, ठीक है। तो यहां से I आप कॉमन ले सकते हैं, R एक्सटर्नल प्लस में R, दिस इज इक्वल टू EMF, राइट। तो अगर मुझे करंट निकालना है तो करंट क्या हो जाएगा, E बाय में R एक्सटर्नल प्लस में R। तो ऐसे ही तो हम लोगों ने निकाला था, ये जो हम लोगों ने कैलकुलेशन की थी यहाँ पर, देखिए ये वाली जो कैलकुलेशन की, R इक्विवेलेंट निकाला पहले आप लोगों ने। R इक्विवेलेंट कैसे निकाला, R एक्सटर्नल प्लस में इंटरनल रेजिस्टेंस, वो आ गया आपके पास। उसी को आप लोगों ने क्या कर दिया, सॉरी
आप लोगों ने ईएमएफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस उन इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो 12 है डिवाइड बाय 6 तो 2 एम्पियर आ गया था करंट। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन भी आ गई और हमारा ये प्रूफ भी हो गया। तो जो करंट है वो ईएमएफ बाय में आर एक्सटर्नल प्लस आर आ गया। दूसरा एक फॉर्म आपको देखने को मिल सकता है क्या, यहां से आई निकाल लो, यहां से आई निकाल लीजिए। आई क्या हो जाएगा, V बाय में आर एक्सटर्नल, करेक्ट। तो V इज इक्वल टू E माइनस में आई की जगह हम पुट कर सकते हैं V बाय आर एक्सटर्नल इंटू में स्मॉल आर। यहां से हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे, आप क्या कीजिए, ये हो जाएगा आपके पास E माइनस में V, ठीक है, बाय में V इंटू में आर एक्सटर्नल, ऐसे भी निकाल सकते हैं। मतलब ये फॉर्मूला हो गया, लेकिन आप सॉल्व इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो सर्किट को देख के। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, E बाय में V माइनस में 1 इंटू में आर एक्सटर्नल। ये बात किसी को समझ में नहीं आई हो, करके देखो जरा। क्या करो, इसको इधर ले जाओ, E माइनस में V कर दो, यानी इसको आप इधर ले जाएं और E माइनस में V, तो पॉजिटिव हो गया। फिर आप स्मॉल r को एक तरफ रखो, आर एक्सटर्नल क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ऊपर आएगा और कैपिटल V नीचे आएगा। ठीक है बेटा, फॉर्मूला दोबारा से देखिए। हम लोगों ने क्या किया, कुछ भी हम लोगों ने अपनी तरफ से माना नहीं। हमारे जो आंसर्स आए थे ना, वोल्ट मीटर लगाया, एम मीटर लगाया, देखा कितना कितना बन रहा है, उसके हिसाब से मैंने देखा भाई इसके अक्रॉस 8 वोल्ट आ रहा है, ईएमएफ 12 वोल्ट था, और आपके पास 12 में से आपने 4 माइनस किया, 4 को आप लिख सकते हो आईआर, वहां से एक फॉर्मूला मैंने बना दिया। ठीक है, बनाया है मैंने, मतलब मेरे वोल्ट मीटर एम मीटर में जो रीडिंग्स आई है उसको चेक किया, तो देखा कि ये डिफरेंस जो है, जो टर्मिनल वोल्टेज है वो आपके पास किसके इक्वल है, ईएमएफ माइनस में आई इंटू में आर। फिर हम इसको अलग अलग जो है चेंज रीशफलिंग कर सकते हैं। हमने क्या कहा कि भाई चलो ठीक है, ये आपके पास जो 8 वोल्ट है, आप ये 8 वोल्ट इसके बीच में आ रहा है, ठीक है, सेल्स के टर्मिनल्स के बीच में आ रहा है, और इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है जब करंट दौड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, वो किसके इक्वल है, आपके पास रेजिस्टेंस जो 4 ओम है मल्टीप्लाई बाय में इसमें से जो करंट जा रहा है 4 इंटू में 2, ठीक है, तो 8 वोल्ट हो गया। क्लियर है ये चीज। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि भाई टर्मिनल वोल्टेज जो आप निकाल रहे हो ना यहाँ से ई माइनस में आई आर करके, वो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई इंटू में आर एक्सटर्नल। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया, तो ये थोड़ा रीशफलिंग किया तो करंट मैंने निकाल दिया, ईएमएफ बाय में आर एक्सटर्नल प्लस में आर। अगर आप यहाँ से करंट निकाल के पुट कर दो तो इंटरनल रेजिस्टेंस का एक ये फॉर्मूला हो सकता है। क्लियर है सभी बच्चों को। बताइए, चलो एक क्वेश्चन करो इस पे। ये आपका नीट में आया हुआ सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। एक बार इसको बिना फॉर्मूला के करके देखो, ठीक है, एक बार ट्राई कीजिए सभी बच्चे। हाँ जी, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, हम बोल रहे हैं कि पोटेंशियल जो है, टर्मिनल वोल्टेज जो हम बोल रहे हैं कि वो कुछ डिक्रीज होके आ रही है। ये एक बच्चे ने जो लिखा हुआ है कि डिस्चार्ज इक्वेशन डिम्पल, यस वो डिस्चार्जिंग का केस है जब टर्मिनल वोल्टेज आपके पास कम आ रही है। अगर आप चार्जिंग का केस ले लेंगे तो टर्मिनल वोल्टेज बढ़ भी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ डिस्चार्जिंग की जनरली हम लोग केस लेते हैं जहां पर टर्मिनल वोल्टेज कुछ घट के आ रही है, कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस में वेस्टेज हो रहा है। अगर आप उस चीज को चार्ज करें, आप एक्स्ट्रा वोल्टेज दे रहे हैं तो टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाएगी। क्लियर है डिम्पल। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए इसको बिना फॉर्मूला के, सर्किट बनाओ, क्या क्या आपको पता है फिर निकालो। आज बहुत सारे नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं मेरे को, जैसे कि आयुष शर्मा, आयुषी शर्मा, CSR न्यूजन, न्यूगन है न्यूजन है,
0.5 आ रहा है, वी चेक, यस करेक्ट, निकाल भी दिया तुम लोगों ने, वेरी गुड। तो क्या बोल रहे हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, क्या स्मॉल आर आपको गिवन है कितना, 2.1 वोल्ट, नहीं नहीं सॉरी, ये तो आपके पास ईएमएफ हो गया ना, सॉरी सॉरी, ये आपके पास क्या हो गया, ईएमएफ, वोल्ट है ना। आर आपको निकालना है, करंट क्या है 0.2 एम्पियर, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपको दे रखा है कितना है 10 ओम, और आपके पास ये निकालना, अच्छा आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हो आप, आर इक्विवेलेंट कितना होगा 10 प्लस में आर, सीरीज में होता है ना, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया, ईएमएफ 12 वोल्ट है, तो आप क्या लिखते हैं, V इज इक्वल टू ई माइनस में आई इंटू में स्मॉल आर, ऐसे लिखते हैं ना, यहां से आपका सॉल्व हो जाएगा, यही यूज किया सब लोगों ने। बताइए, ठीक है, तो यहां से आपके पास आर निकल जाएगा, और आंसर आपके पास क्या आएगा 0.5 ओम। आप सर्किट बना भी सकते हो, देखो कैसे बनाओगे, मान लो ये आपके पास इंटरनल सॉरी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 ओम है, और ये आपका सेल हो गया, ये आपको 2.1 दे रखा है, ठीक है, और ये आपको निकालना है स्मॉल, ठीक है। तो डायरेक्ट सर्किट से भी कर सकते हो और वैसे भी, ठीक है। V इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास क्या, आर एक्सटर्नल इंटू में आई, ये आप यहाँ पुट कर सकते हो क्या, आर एक्सटर्नल इंटू में आई, दिस इज इक्वल टू ई माइनस में आई आर। यहाँ से आप क्या करो, आई मुझे पता है और आर एक्सटर्नल मुझे पता है, ई मुझे पता है, तो यहाँ पर देखिए इसको ले जाइए इधर, आर एक्सटर्नल हो गया आपके पास 10 मल्टीप्लाई बाय करंट, करंट कितना है 0.2, ठीक है, और ये हो जाएगा ई कितना आपके पास 2.1 माइनस में 0.2 इंटू आर, अब सॉल्व कर लोगे, 10 इंटू में 0.2 कितना हो जाएगा 2, दिस इज इक्वल टू 2.1 माइनस में 0.2 इंटू आर। तो अगर आप देखिए इसको इधर ले जाइए, 0.2 आर किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 0.1 के इक्वल, अब निकल जाएगा या नहीं, स्मॉल आर किसके इक्वल हो गया 0.1 बाय में 0.2 यानी कि 0.5 ओम। अभी क्लियर है, हाँ। तो देखो नीट का क्वेश्चन इससे अगर कोई आता है या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से आता है, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। और अगर फॉर्मुला भी नहीं पता, आपको पता है कि भाई V जो होता है E माइनस में आई आर होता है। अब मेरे को क्या प्रॉब्लम आ रहा था यहाँ पर कि भाई मेरे को V नहीं पता, ठीक है, V पता होता तो मैं पुट कर देती, E मुझे पता है, I पता है, मुझे R एक्सटर्नल पता है, और एक चीज क्या पता है कि जो करंट इस R एक्सटर्नल वही इस स्मॉल r के अंदर जाएगा ना, ये जो I इधर आएगा वही तो I स्मॉल r के अंदर जाएगा, तो मैंने V को कन्वर्ट कर लिया, तो आपको रीशफलिंग थोड़ा करना पड़ सकता है। यस पारुल बोलिए बेटा, क्लियर है सबको। तो R इक्विवेलेंट वाले फॉर्मूले से मैं नहीं निकाल पा रही थी, ठीक है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जो पता है वो 10 पता है, या तो R इक्विवेलेंट मुझे पता होता, ठीक है, तो वो मुझे नहीं पता कि कॉम्बिनेशन में क्या आ रहा है, स्मॉल r नहीं पता ना, तो ये वाला नहीं लगाएंगे यहाँ पर। आप क्या करेंगे, पहले सर्किट बनाएंगे ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है, आप देखेंगे क्या, ये वाला बेसिक है, V इज इक्वल टू ई माइनस में आई आर, इसको आप याद रखें, ये आगे भी आने वाले जो लेक्चर्स है उसमें काम आने वाला है, कि जो टर्मिनल वोल्टेज है वो ई माइनस में आई आर है, वो आपको पता भी है कि जो सेल का 2.1 है वो नहीं मिल रहा क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ खा जाता है, तो ऐसे करके भी याद रख सकते हो। अब जो क्वेश्चन में गिवन है उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मेरे को जो पता था कि एक आर एक्सटर्नल पता है और मुझे करंट जो है ये पता है कि भाई दोनों में सेम जाएगा, तो आर एक्सटर्नल इंटू में आई कर दिया, दिस इज इक्वल टू ई माइनस में आई आर, ये हो गया 10 इंटू में 0.2 इज इक्वल टू 2.1 माइनस में 0.2 इंटू आर, यहाँ से आपको बस आर निकालना है, क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और है, ये वाला ट्राई करो,
The internal resistance of cell of EMF 2 volt is 0.1 ohm. It is connected to a resistance of 3.9 ohm. The voltage across the cell will be. अब क्या पूछा आपको ये बताओ पहले। आपको ये दे रखा है क्या क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल ऑफ ईएमएफ, देखो डायरेक्ट लिखा हुआ है उन्होंने, ईएमएफ क्या है 2 वोल्ट है, स्मॉल आर भी गिवन है 0.1 ओम है, कैपिटल आर यानी आर एक्सटर्नल भी आपको पता है 3.9 ओम है, वोल्टेज अक्रॉस द सेल कितना होगा, ठीक है। तो आपको एक्चुअली वो टर्मिनल वोल्टेज की ही बात कर रहे हैं, तो V इज इक्वल टू होता है E माइनस में आई आर। अब देख लो क्या क्या गिवन है, E पता है, I नहीं पता, ठीक है, V आपको पता है, V भी नहीं पता, तो हम सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं, कंफ्यूजन ही नहीं होगा। मान लो ये आपके पास R हो गया और ये R एक्सटर्नल हो गया और ये आपके पास क्या हो गया, सेल हो गया, ठीक है। तो इसके जो पोटेंशियल 2 वोल्ट, एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी हम बना देते हैं। सॉल्व कीजिए एक बार आप लोग भी सर्किट, देखो मैं बना के दे रही हूँ तुम लोगों को। ये हो गया स्मॉल आर आपको कितना दे रखा है 0.1, ठीक है, ये आपको E दे रखा है, आपको ये निकालना है, यानी कि यहाँ जो ड्रॉप कर जाएगा उसके बाद कितनी वैल्यू आएगी वो निकालना है। एक बार सॉल्व करके देखिए सभी बच्चे, सॉल्व कीजिए सभी। ये भी दे रखे है, आर एक्सटर्नल भी दे रखे है 3.9 ओम। तो पहली बात तो आप करंट निकाल सकते हैं ना सर्किट में, करंट निकालते ही तो 3.9 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, मेरे पास अगर जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है वही तो मेरे पास टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा। ट्राई करो, यस 1.95 वोल्ट, वेरी गुड बेटा। तो कहने का मतलब क्या, पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, करंट, ठीक है, करंट निकालोगे तभी तो बताओगे ना इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप हो गया, या तो आप क्या करो दो में से इसके अक्रॉस वाला ड्रॉप माइनस कर दो, ये वाला जो है, या फिर आप क्या करोगे कि यहाँ निकाल लो कितना ड्रॉप है, वही आपके पास जो टर्मिनल्स है उसके अक्रॉस आ जाएगा। तो यहां से क्या निकालोगे, पहले तो आर इक्वलेंट निकालोगे, वो क्या हो जाएगा 3.9 प्लस में 0.1 यानी कि 4 ओम। अब मेरे पास यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2 वोल्ट, करंट कितना हो जाएगा, करंट V इज इक्वल टू आर आई, V इज इक्वल टू आर आई, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाय आर। तो V कितना है यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहाँ पर 2 वोल्ट, बाय में 4, ठीक है। तो ये 2 1 जा 2 2 जा यानी 0.5 एम्पियर करंट आ गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्लियर है सबको। टू नहीं, V इज इक्वल टू आर आई है ना, I इज इक्वल टू V बाई आर, तो V कितना है हमारा 2 बाई आर कितना है 4, 2 1 जा 2 2 जा 0.5 आएगा बेटा, ठीक है। उसको आपको मल्टीप्लाई किससे कर देना है, इसके, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 0.1 मल्टीप्लाई बाई 0.5 कर लो, उसको 2 वोल्ट में से माइनस कर दो, वो आ जाएगा। क्लियर सभी को। अच्छा फॉर्मूला भी निकाला था अभी हम लोगों ने इस पे, फॉर्मूला क्या था, ये तो डायरेक्ट कैलकुलेशन हो गई हमारी। फॉर्मूला क्या निकाला था अभी, जब हम आई की वैल्यू पुट करते हैं उठा के, अभी निकाला था ना आप लोगों ने, ये देखिए ये डायरेक्ट बस वैल्यूज पुट करनी थी, ई पता था, वी पता था, आर एक्सटर्नल पता है, नहीं सॉरी इसमें हमको आर पता है। फॉर्मूला लिखिए जरा एक बार, आ गया आर इक्वल्स टू ई माइनस में वी, सॉरी ई बाय वी माइनस में 1 इंटू में आर एक्सटर्नल। तो निकालना क्या था, ये नहीं निकालना, ये तो पता है मुझे वी निकालना है, इसके लिए सॉल्व कर सकते हो आप यूजिंग द फॉर्मूला। और ये आया कैसे था, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, हम लोगों ने इस फॉर्मूले के अंदर आई की वैल्यू क्या पुट कर दी थी, या वी की वैल्यू पुट कर दी थी आर एक्सटर्नल इंटू में आई। अच्छा वी की पुट करते तो आप इंटरनल ये वाले फॉर्मूले पे पहुंच जाते हैं। जैसे ही मैंने वी की वैल्यू पुट करी तो आई इज इक्वल टू ई बाय में आर एक्सटर्नल प्लस आर आ जाता है, लेकिन अगर मैं पुट कर दूं करंट की वैल्यू तो ये कुछ फॉर्मूला मेरे को मिलता है, आ गया यार। यहां से मैं करंट निकालूंगी, आई इज इक्वल टू वी बाय में आर एक्सटर्नल, उसको पुट करेंगे कॉमन लेंगे तो आपके पास ये फॉर्मूला बनता है। बाकी आपको वैसे मेरा सजेशन ये है कि आपको फॉर्मूले के चक्कर में नहीं पड़ना है, आप डायरेक्ट सर्किट से सॉल्व कर सकते हो बेटा,
ठीक है, कर लोगे? ओके, चलिए फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स, क्या क्या लगता है? देखिए आपके इलेक्ट्रोड्स है, मेटल रोड्स है, अगर उनका एरिया बढ़ा दो तो, अगर मैं एरिया बढ़ा दूं तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इजीली पहुंच पाएगा ना, यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच, उसके पास एक लिमिटेड रेंज नहीं कि मुझे यहीं पहुंचना है। तो यहाँ पर क्या होगा? आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। डिम्पल चार्ज इक्वेशन पे हम बाद में आएंगे, चार्जिंग डिस्चार्जिंग जो है वो लास्ट में डिस्कस होगा बेटा, वो अलग से टॉपिक है, वो चीज नहीं डिस्कस कर रहे हम लोग, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है? मान लीजिए अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? मॉलिक्यूल्स जो है, जो मॉलिक्यूल्स है या आयन्स वो दूर दूर भागेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन इजीली जा पाएगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस फिर से डिक्रीज हो जाएगा। थर्ड केस और क्या लगता है आपको? अगर मैं डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कम कर दूं, अच्छा चलो ज्यादा कर देती हूँ, ज्यादा कर दूं तो क्या होगा बताइए? अगर मैं इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस ज्यादा करूं, उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा कोलिजन होंगे, ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन फेस करना पड़ेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। यस, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड, और बताइए कॉन्सेंट्रेशन, इसी में आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन। अगर मान लीजिए कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया आप लोगों ने, आयंस वगैरह की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्लियर है सबको? तो ये कुछ 4-5 चीजें आपको पता होनी चाहिए, बोर्ड के एग्जाम में आपको पूछे किस किस फैक्टर पे क्या असर पड़ेगा, तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो हम लोगों ने देखिए क्या क्या डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने सेल के बारे में डिस्कस कर लिया, और हम लोगों ने इंटरनल रेजिस्टेंस डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ डिस्कस कर लिया, और टर्मिनल वोल्टेज डिस्कस कर लिया, एंड फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ये भी डिस्कस कर लिया। अब हम आएंगे मेन हमारा जो टॉपिक है, अभी हमारे पास टाइम है, एरिया। एरिया देखिए, एक तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन है ऐसे, एक ये है, अगर मैं इनका यहाँ यहीं से तो इलेक्ट्रॉन को जा रहा है ना, अगर मान लीजिए मैं इनका एरिया बहुत बड़ा कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा? उनका जो सरफेस एरिया है, ठीक है, अगर अभी देखिए वो कोई जरूरी नहीं कि वो पत्ती के रूप में ही है, हो सकता है वो सिलेंडर हो, तो जो सरफेस एरिया वो आप बढ़ा रहे हो, तो सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनको जो पहुंचने का मतलब जो ये होता है कि या तो यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, कहीं तो पहुंच जाएगा ना। मान लो एक, आपको मैं अगर एग्जाम्पल दूं, मान लो ये है एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, उसको इतना रेंज मिल रहा है आने के लिए, ठीक है, अगर मैं इसका सरफेस एरिया मान लो या एरिया बढ़ा रही हूँ, तो एक इलेक्ट्रॉन जो आ रहा था मान लीजिए वो किसी वजह से इधर हुआ, तो यहाँ पर भी पहुंच सकता है, ठीक है, हो सकता है उसको रिपल्शन हुआ कोलिजन्स के दौरान और उसका पाथ चेंज हो गया, या यहाँ पहुंच सकता है, यहाँ पहुंच सकता है। अगर आप ये एरिया को बढ़ाएंगे तो क्या होगा बताइए? इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा, वो इजीली पहुंच पा रहा है ना, आर डिक्रीज करेगा। आई बात समझ में? अब आते हैं हम लोग हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, क्या? किरचॉफ्स करंट लॉ, केसीएल, शॉर्ट फॉर्म बहुत चलती है ना आजकल, ठीक है, चैट वगैरह करने से आदत हो गई है। केसीएल क्या होता है? किरचॉफ करंट लॉ। ये क्या कहता है? एट एनी जंक्शन, इसको जंक्शन लॉ भी बोलते हैं हम लोग, तो एट एनी जंक्शन द सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन, ठीक है, जितना करंट जंक्शन में एंटर हुआ उतना ही करंट जंक्शन से बाहर जाना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए ये आपके पास क्या है, कुछ 2 एम्पियर करंट आया, यहाँ से आपके पास कुछ 3 एम्पियर करंट आया, तो मान लो यहाँ मैंने एक और वायर कनेक्ट कर दिया, तो कितना जाएगा बेटा? 5 एम्पियर जाएगा, 3 2 5, जितना इस जंक्शन पे पहुंच रहा है उतना ही इस जंक्शन से बाहर जा रहा है। चलो एक बात बताओ, मान लो कि ये है आपके पास एक सर्किट, मैं आपको बना के दे रही हूँ, मान लो ये हो गया और ये सेल हो गया, ठीक है, यहाँ मैंने कनेक्ट कर दिया एक और रेजिस्टेंस, ये कुछ पॉइंट्स है जैसे ए बी सी डी ई
एफ। मुझे इसमें जंक्शन बताओ कौन कौन से, विच पॉइंट इज अ जंक्शन, बताइए। बी एंड ए बी सी डी, ये ई हो गया बेटा, ये दिस इज ई एंड दिस इज योर एफ। एफ होगा, ई हो गया, बी एंड डी होगा। जंक्शन वो पॉइंट है जहां पर आपके पास 3 वायर्स या उससे ज्यादा, या 3 कंडक्टर या उससे ज्यादा कंडक्टर जुड़े हुए हैं। अब जैसे ए पॉइंट, एफ पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, या दो वायर्स कनेक्टेड हैं, तो ये जंक्शन नहीं है। जंक्शन में मिनिमम आपके पास 3 वायर्स होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है सबको? ये नोड बोल सकते हो आप, ए सी एफ डी क्या नोड्स हैं जहां पर 2 वायर्स कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया जंक्शन। ये पॉइंट आपके पास क्या है? जंक्शन। ठीक है, आपको बुक्स में एक और फॉर्म में देखने को मिल सकता है ऐसे, समेशन ऑफ आई दिस इज इक्वल टू 0, और नीचे लिखा होगा शायद ऐसे जंक्शन। भाई जितना जंक्शन से आया उतना जंक्शन से बाहर चला गया, जंक्शन पे कितना बचा? 0 बचा ना। एक और आपको ऐसे सॉल्व, एक चलो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, इस तरीके से आपको निकालना है, इसी लॉ को यूज करना, और मुझे निकाल के बताओ। ये मान लो क्या है, 4 एम्पियर करंट जा रहा है यहां से, और यहां से आपके पास एक और मैं सेल लगा देती हूँ इस तरीके से, यहां से 3 एम्पियर करंट आ रहा है, यहाँ मान लीजिए एक और रेजिस्टेंस, और एक मैंने ऐसे सेल लगा दिया, और ये आपके पास क्या होगा, एक रेजिस्टेंस और आ गया यहाँ। ये आई आपको निकालना है यूजिंग दिस लॉ। ठीक है, यहाँ मान लीजिए कितना है, 4 एम्पियर, और यहाँ जा रहा है 2 एम्पियर। बताओ आई कितना होगा? आई बताइए कितना होगा? जंक्शन, बेटा जंक्शन इज अ पॉइंट जहां 3 वायर या 3 से ज्यादा वायर्स कनेक्टेड है। ठीक है, 0 आ रहा है, 5, शहनवाज का बिल्कुल ठीक है। आई क्या आ जाएगा? 5। कैसे निकाला आप लोगों ने? भाई जंक्शन पे जितना एंटर किया, ठीक है, 4 + 3 उतना ही लीव करना चाहिए। दिस इज इक्वल टू द करंट लीविंग द जंक्शन, तो यानी कि 2 में आई कितना हो जाएगा? 4 3 7, 7 में से 2 गया, 5 एम्पियर ही तो हो गया। दूसरा, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, बुक्स में आपको देखने को मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। वो क्या करते हैं, साइन कन्वेंशन ले लो। भी जंक्शन पे जो एंटर कर रहा है, एंटरिंग करंट को आप क्या ले लो? पॉजिटिव। ठीक है, एंड लीविंग करंट को आप क्या ले लीजिए? नेगेटिव। ठीक है, तो अब देखिए, अगर मैं इसके हिसाब से लिखूं, सम करना है मुझे सारे जंक्शन पे, 4 आया + 3 आया, वो आ रहा है जंक्शन पे, तो मैंने क्या लिख लिया? पॉजिटिव में। माइनस में 2, माइनस में आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आई कितना हो जाएगा? अगेन 5 एम्पियर ही हो गया ना। तो लिखने का तरीका है और कुछ नहीं है। साइन कन्वेंशन, मैंने एंटरिंग को पॉजिटिव माना, लिविंग को नेगेटिव माना, मानने को तो मैं उल्टा भी मान सकती थी, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका ठीक आएगा। क्लियर है सबको? अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हालांकि बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, कि अगर आपका करंट का वैल्यू नेगेटिव आ जाए, उसका मतलब क्या है? यहाँ यहीं पर सॉल्व करके देखिए, अगर मैं यहाँ 10 एम्पियर कर देती 2 की जगह पर, तो आप कैसे निकालते हैं? मुझे आई की वैल्यू बताओ कितनी आएगी अगर मैंने 10 एम्पियर कर दिया तो? बताइए कितनी आएगी सभी बच्चे? विशाखा, यस, बी एंड डी जंक्शन, आदर्श वेरी गुड, -3, यस -3 आएगा। अगर आपने 10 किया, ठीक है, तो इस केस में क्या आएगा? आई की वैल्यू -3 एम्पियर, यानी कि जो आपने डायरेक्शन सपोज की है ना, आई की वैल्यू मैंने ली है, यानी वो आपने डायरेक्शन गलत ले रखी है, उसकी उल्टी डायरेक्शन आएगी, यानी कि एक्चुअल डायरेक्शन करंट की क्या हो जाएगी? ऐसे। ठीक है, यहां से आपके पास कुछ 3 एम्पियर एंटर करेगा, इधर से 3 आएगा, इधर से 4 आएगा, और इधर फिर निकलेगा 10 एम्पियर। तो बहुत सारे जब आप सर्किट सॉल्व करेंगे, तब आपके करंट्स की वैल्यू आपके अजम्पशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव आ सकती है। इसका मतलब जो आपने अजम्पशन लिया है वो गलत है, उसका डायरेक्शन उल्टा आएगा, फिर आप उसको करेक्ट डायरेक्शन बता सकते हो कि किधर से किधर करंट जा रहा है। ये बात सबको क्लियर है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहां पर यूज होगा। ठीक है बेटा, या डायरेक्शन रॉन्ग है, आपने अज्यूम किया है तो डायरेक्शन रॉन्ग है। देखो क्यों जरूरी है, देखो मान लो मैं यहीं पर आपको दिखाऊं, आगे आप क्या करने वाले हो, यहाँ से कुछ करंट जाएगा,
अब जैसे ही जंक्शन आ गया करंट टूटे भी गया ना, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, समझ रहे हो? ठीक है, आपने अज्यूम किया, मान लो 2 सेल लग गए, यहाँ पर एक सेल और लगा दूं मैं, यहाँ से आपने कुछ करंट दिया, कुछ आपके पास यहाँ सेल, यहाँ से जो करंट आपका आ रहा है, मान लो ये हो गया I1, ये हो गया I2, तो I1 यहाँ से जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो हो सकता है कि ये वाला जो सेल है ये 10 वोल्ट का हो और ये 6 वोल्ट का है, और आपने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया इस सेल को देखते, भाई मैं बोल रही हूँ कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से कुछ करंट निकला, इधर कुछ ब्रेकडाउन हो गया, फिर यही करंट जो है आगे जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है कि मेरा जो I1 है वो नेगेटिव आ गया, सॉल्व करके I1 नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या है कि करंट जो है यहां से यहां जा रहा होगा। ठीक है, क्लियर है सबको ये चीज? ये चीज हम लोग आगे करेंगे। क्या क्लियर नहीं हुआ बेटा? आदर्श, अभी तक बस इतनी सी बात आपको समझनी थी, चलो ज्यादा कॉम्प्लेक्स उसमें मत जाओ, इतनी सी बात समझनी है कि किसी पॉइंट पर कोई चीज आ रही है, वहां से वो चली जा रही है, बट वो फ्लो में है ना, रुक तो रही नहीं रहा ना, तो एट जंक्शन सम ऑफ करंट जो एंटर किया, सम ऑफ करंट जो लीव किया, वो इक्वल होना चाहिए, ये बात की है। ठीक है, तो आगे मैंने जो अभी बताया आपको, ये बताया कि हो सकता है कि आपने कोई करंट का डायरेक्शन अज्यूम किया हो। ठीक है, मान लो मैं आपको क्वेश्चन में ये आई का डायरेक्शन उल्टा करके ही दे देती, ठीक है, तो उसकी वजह से मे बी आपका जो आंसर वो नेगेटिव आ गया, यानी कि ठीक है भाई, जो क्वेश्चन में आंसर, जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है करंट का डायरेक्शन, वो गलत दे रखा है, वो दूसरी साइड होना चाहिए, तो मेरा आंसर आ जाएगा। बस पॉजिटिव नेगेटिव से आपको ये समझना है, नेगेटिव मतलब क्या है कि डायरेक्शन अज्यूम्ड रॉन्ग है, वो उल्टा करना है, बस इतनी सी बात है। हाँ जी, करंट आपका हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, ये हाउ टू अप्लाई किरचॉफ लॉ जब हम करेंगे उसमें सारी चीज करेंगे। लेकिन जब बहुत सारे मल्टीपल सेल्स लगे होते हैं, मान लो 6 वोल्ट का लग गया, 3 वोल्ट का लग गया, 5 वोल्ट का लग गया, और वो कुछ सीरीज पैरेलल में कंबाइन है, तो हम समझ नहीं पाते कि कहाँ से कहाँ आपका चल रहा है, तो वहां आपको किरचॉफ लॉ बहुत हेल्प करेगा। वहां नहीं समझ में आता हाई पोटेंशियल किधर है, लो पोटेंशियल किधर है, देखने से नहीं पता लगता। ठीक है विशाली, तो इसीलिए किरचॉफ लॉ इंपॉर्टेंट है। जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज इंपॉर्टेंट था, जब देख के सर्किट नहीं समझ में आता, पैरेलल है सीरीज है, तो हम वो रेशो लेके देखते हैं। ठीक है, तो ये है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, केसीएल बोलते हैं, जंक्शन लॉ बोलते हैं, कि जितना एंटर कर रहा है उतना ही लीव करेगा। अब ये किसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, आपके बोर्ड्स में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ये लॉ किसके ऊपर बेस्ड है। अब आप यहाँ से एक चीज समझ पा रहे हो कि करंट जो आ रहा है मतलब चार्ज है ना, ठीक है, चार्ज ही तो मोशन में है, क्या चार्ज कहीं पर इकट्ठा हो रहा है, क्या नया कोई चार्ज क्रिएट हो रहा है, क्या चार्ज डिस्ट्रॉय हो रहा है, जितना आ रहा है उसका एल्जेब्रिक सम हो रहा है, यही तो है ना। तो आपके पास क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर ये डिपेंड करता है। यस, डिम्पल ने पूरा पढ़ाई कर रखी है, वेरी गुड। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि चार्ज क्रिएटेड नहीं है, डिस्ट्रॉयड नहीं है। यहाँ पर चार्ज कहीं आपको दिख रहा है कि अक्यूमुलेट भी हो रहा, कहीं इकट्ठा हो रहा। देखो करंट होता क्या है, करंट आपके पास होता है dq बाय में dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज जितना आ रहा है उतना जा रहा है। ठीक है, तो ये किसके ऊपर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो KCL इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये बात सबको क्लियर है बेटा? एवरीवन? यस, नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज फ्लोइंग। ठीक है, अगर वो यहां से आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो मान लो थर्ड कोई वायर है वो इधर चला जाएगा। आपके पास मान लीजिए कुछ ऐसे जा रहा था, कुछ ऐसे आ रहा है, यहां से इधर आ रहा है। ठीक है, तो अब वो देखना पड़ेगा कि इधर कितना जाएगा, या इधर से हो सकता आ रहा हो, ये तीनों मिलके इधर निकल गया हो। अगर इधर जा रहा है तो हमको माइनस करके निकालना पड़ेगा टोटल कितना आ रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, प्लस माइनस हो रहा है और कुछ भी नहीं है। कोई नया चार्ज क्रिएट नहीं हुआ, कोई नया चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। ठीक है, कोई चार्ज अक्यूमुलेट नहीं हुआ। ये बात सबको क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम लोग सेकंड लॉ पे। सेकंड लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, algebraic sum of charge, algebraic sum of change in potential around a closed loop is zero। इस स्टेटमेंट को आप याद रखेंगे, algebraic sum of change in potential around a closed loop is zero। तो कुछ चीजें हाईलाइट कर देती हूं मैं, जैसे कि क्या, क्लोज्ड लूप, लूप क्लोज्ड के ऊपर ही ये लॉ लगेगा।
ठीक है, तो एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अराउंड अ क्लोज लूप, तो मैं आपको एक लूप बना के देती हूँ, ठीक है, कैसे अप्लाई होगा वैसे हम लोग ये सीखेंगे। मैं आपको कुछ इसमें एग्जांपल देती हूँ, एक मिनट रुकिए। एक मिनट रुकिए बस। हाँ, लेट्स से आपके पास ये है, वैसे तो कोई भी सर्किट हम ले सकते हैं, जैसे कि एक तो ये हो गया और ये हो गया, ए बी सी डी, ठीक है। अभी देखो ये सर्किट गलत है क्योंकि इसमें सेल तो मैंने लगाया ही नहीं, तो सेल भी लगा देते हैं हम लोग, यहाँ पर सेल लगा देते हैं। ये हो गया आपके पास क्या, सेल, ठीक है। कुछ भी इसका मान लीजिए ईएमएफ ई है। अब देखिए क्लोज्ड लूप लेना है, सर्किट हो सकता है, मान लीजिए अभी मैंने पीछे बनाया था कुछ ऐसे, मान लो ऐसे बना रखा है, कुछ व्हीट स्टोन ब्रिज बना रखा है, कुछ भी बना रखा है, हर जगह अप्लाइड है ये किरचॉफ लॉ। ये ऐसे बना दिया मैंने, यहाँ एक सेल लगा दिया ऐसे, ठीक है, ये यहाँ बना दिया ऐसे, यहाँ बना दिया ऐसे, और एक सेल मैंने यहाँ लगा दिया ई हो रही। तो यहाँ कितने क्लोज लूप है मुझे बताओ। इसमें तो चलो आपको समझ में आ रहा है कि एक क्लोज लूप है, इसमें क्लोज लूप कितने बताओ। यस, इसमें 3 हो गया, एक आपके पास ये वाला हो गया, एक ये हो गया, एक बाहर वाला हो गया, तो क्लोज लूप हो गया ना। तो आप तीनों पे लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर क्या होता है, आपको क्या देखना है, चेंज इन पोटेंशियल। देखो पोटेंशियल चेंज होगा जैसे जैसे कंपोनेंट्स आएंगे सर्किट में, पोटेंशियल में या तो गेन हो सकता है या पोटेंशियल में लॉस हो सकता है। जैसे कि अगर मान लीजिए चेंज है आपके पास क्या, दो तरह के, एक हो सकता है लॉस, एक हो सकता है आपके पास गेन, राइट। चेंज इन पोटेंशियल क्या हो सकता है, लॉस या गेन। इस केस में हम लोग डेल्टा वी को पॉजिटिव नेगेटिव ले लेते हैं, इस केस में हम डेल्टा वी को पॉजिटिव लेते हैं इन जनरल, ठीक है। वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे कैसे आपको लेना है, ठीक है। ये बात सबको क्लियर हो गई। तो क्लोज लूप के अंदर जैसे जैसे यहाँ पर कुछ भी वैल्यू मान लो 12 वोल्ट है, फिर आपके पास ये एक कंपोनेंट आ गया, यहाँ कुछ यूज हो जाएगा, कुछ ना कुछ ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ यूज होगा, तो सारे कंपोनेंट्स का जो चेंज इन पोटेंशियल है उनको अगर आप ऐड कर देंगे, यानी कि समेशन करना है डेल्टा वी का, दैट शुड बी इक्वल टू 0। लेकिन कंडीशन क्या है, इन अ क्लोज्ड लूप। अगर मान लीजिए यहां पर आप लगाते हैं ए बी सी डी, तो यहाँ पर जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ जितना भी आएगा, यहाँ जितना भी आएगा, इन सबका सम क्लोज लूप के अंदर क्या आना चाहिए, 0। अब ये हो क्यों रहा है, देखो क्लोज लूप के अंदर क्या हो रहा है, मान लो ए पॉइंट था, यहां से शुरू किए यहीं पर पहुंच गए, तो जो पोटेंशियल होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, वो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो यहां से शुरू किए यहीं पहुंच गए, तो वीए माइनस वीए कितना हो गया बेटा, 0 हो गया ना, हो गया या नहीं हो गया। ये बात सबको समझ में आ रही है कि वीए माइनस में वी ए 0 हो गया, बिकॉज पोटेंशियल इज पाथ इंडिपेंडेंट। ये चीज प्रूफ कर चुके हैं वैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है क्या, कि अब ये वाला लॉ किसके ऊपर बेस्ड है वो समझ में आ जाएगा। जैसे पहले वाला लॉ हमारे पास चार्ज के ऊपर बेस्ड था, ये वाला लॉ किसके ऊपर बेस्ड है, बस ये लास्ट चीज बताऊंगी फिर हम क्लास बंद कर देंगे। यस, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहीं से निकल जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ये डिपेंड करता है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, अगर मान लीजिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आप जाते हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स जो होता है, दैट इज इक्वल टू वर्क डन एक्सटर्नली इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मान लो जो चार्ज आप मूव कर रहे हो वो क्यू हो गया। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है क्लोज लूप में वही 0 है, यानी कि डब्ल्यू एक्सटर्नल 0 हो गया ना। और एक इंपॉर्टेंट थ्योरम कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, या फिर पॉजिटिव ऑफ वर्क डन एक्सटर्नल जो आपने किया है। यानी कि ये चीज आपके पास 0 हो गई, यानी डेल्टा यू 0 हो गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो ही नहीं रहा, कुछ काम ही नहीं हुआ ना, एक्सटर्नल वर्क ही नहीं हुआ, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं हुआ, यानी एनर्जी क्या हो गई, कंजर्व्ड हो गई। आई बात समझ में। हर एक वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ नहीं होता वैशाली, कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में जो वर्क डन होगा वही आपके पास पाथ इंडिपेंडेंट होगा, अदरवाइज वर्क जो है डिपेंडेंट माना जाता है,
ठीक है, यहाँ जितना भी केस है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात हो रही है ना यहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होता है जब आप ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है पिक्चर में, ठीक है, तो वो जो फोर्स होता है वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट कुछ काम हो रहा है, तब ये डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। हाँ जी, हो गया बेटा बस। ठीक है, तो यहां तक हम लॉस तक कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग अब कल करेंगे जिसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करेंगे, क्या कैसे अप्लाई करना है। तो ये दो लॉज का डेफिनेशन, क्या मतलब है इसका, किन लॉज के ऊपर ये डिपेंड, मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है कंजर्वेशन वगैरह पे, ये पढ़ लेना और इसके आगे हम लोग कल करेंगे। ठीक है, जिसको प्रॉब्लम है रुक सकता है, मैं यही हूँ, जिसकी क्लास नहीं है वो रुक सकते हैं, किसी को पूछना पूछ लो।